तो फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो ना तो वह चीज़ ज़्यादा भाव खाने लगती है, चाहे वो इंसान हो या फिर प्यार हो। तो ये रियलिटी फाइट है। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जैसे टेस्ट सीरीज नंबर 12 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के बीच में 30 क्वेश्चन जीके जीएस का बताऊंगा, उसके बाद 40 क्वेश्चन झारखंड के बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो बताऊंगा साइंस का बताऊंगा। सारे क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोगों को माइंड फ्रेश हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इजनाओ। तो क्वेश्चन पहला ये रहा, देख सकते हैं क्या लिखा, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेटिव मैरिज एक्ट जो ना 1872 में पारित किया गया। तो 1872 में, तो अगेन आई रिपीट 1872 में। चलिए बात ही करना चाहते हैं 1872। तो फ्रेंड्स 1872 भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भारतीय इतिहास में 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था। क्लियर, इस चीज़ के लिए आप लोग याद रखिएगा। और अपकमिंग जो जनगणना होने वाली है आप लोग का 2027 में होगा। कब होगा 2027 में, जिसकी घोषणा गृह मंत्रालय अमित शाह ने कर दी है। क्लियर है। चलिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, चार्टर अधिनियम 1833 के अकॉर्डिंग, चार्टर अधिनियम 1813 में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखिए, शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वह वुड्स डिस्पैच अधिनियम को कहते हैं। क्लियर है। और शिक्षा के लिए आप लोग अभी अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे, जो भारत में नई शिक्षा नीति आई है, भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है वह कस्तूरी रंजन समिति के आधार पर आई है। कस्तूरी रंजन समिति के आधार पर आई है, जो कि 2020 में आई थी। 29 जुलाई 2020 में आए थे। ये भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 क्या है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है एक प्रकार की स्कीम है। इंद्रधनुष 2.0 एक प्रकार की स्कीम है, जिसमें 8 बीमारियों की बचाव के लिए सरकार के द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखिए SAARC यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहते हैं सार्क के बारे में। अल्टीमेटली सार्क के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, सार्क एक संगठन है जिसका स्थापना अगर की बात करना चाहते हैं, इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, काठमांडू में हुआ था। क्लियर है। और इसमें फ्रेंड्स कुल स्थापना के समय 7 देश थे, लेकिन वर्तमान समय कुल 8 देश हो गए। तो चलिए इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए आप लोग बोलिए MBBS पीना, देखिए आप लोग को ट्रिक याद कर लीजिए, MBBS पीना याद कर लीजिए, MBBS पीना। आई थिंक देखिए आप लोग को मैं अच्छे से रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। M4 होता है आप लोग का, देखिए M4 होता है मालदीव होता है। देखिए याद कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले M फॉर मालदीव, फिर B4 याद कीजिएगा आप लोग भूटान, फिर B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल और A फॉर अफगानिस्तान, जो कि न्यू कंट्री से 2007 में जोड़ा गया था। क्लियर है। अब इसके अलावा देखिए अफगानिस्तान बिल्कुल आप लोग का जो कि 2007 में ऐड किया गया था, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी है, लेकिन यहाँ पे म्यांमार आप लोग का शामिल नहीं है। देखिए M फॉर मालदीव और M फॉर म्यांमार में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ना, मालदीव इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, किस भाषा को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में जो मिला था वह किसे मिला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मलयालम को मिला था। किसको मिला था, मलयालम को मिला था। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं, अभी आप लोगों को कुछ पता होगा, भारत में शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या कितना, तो टोटल हो चुका है 11 को। चलिए मैं रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहले पुराना, तो सबसे पुराना जो है ना, सबसे 2004 में, तो पहला जो था आप लोग का तमिल था, तमिल लैंग्वेज सबसे पहला शास्त्रीय भाषा। क्लियर है। उसके बाद 2005 में जो है आप लोग का संस्कृत आया। क्लियर है। उसके बाद बात करना चाहते हैं 5 के बाद डायरेक्टली हम लोग 8 में विन करते हैं, तो 8 में 2 भाषा आया था, जिसमें एक तेलुगु भाषा था। क्लियर है। और तेलुगु भाषा के साथ साथ एक और कोई भाषा था, तेलुगु के साथ साथ एक कन्नड़ था, तेलुगु के साथ क्या था, कन्नड़ था। क्लियर है। इसके बाद आप लोग का एक 2008 में आया था। क्लियर है। फिर आप लोग का 2013 में, तो 2013 में जो अभी आप लोग के सामने मैं क्वेश्चन लाया था, आई थिंक 2013 में जो आप लोग का मलयालम आया था। क्या था, मलयालम आया था। क्लियर है। उसके बाद 2014 में उड़िया आया था। क्या था, उड़िया आया था। क्लियर। ये 6 भाषा आप लोगों को पूर्ण थे। ठीक है, देख लीजिए याद करिए। पहला क्या था, तमिल, सेकेंड संस्कृत, फिर तेलुगु,
कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा 1 2 3 4 5 6 तक। क्लियर है। लेकिन मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ 2023 में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसमें 6 और भाषा को जोड़ा गया, जिसमें सारे को मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो भाषा जोड़ा गया पाली, लेकिन देखिए मैं लिख देता हूँ पाली। पाली के बाद जोड़ा गया जो वह प्राकृत को भाषा को जोड़ा गया, प्राकृत को जोड़ा गया। उसके बाद बंगाली भाषा को भी जोड़ा गया, फिर मराठी भाषा को भी जोड़ा गया। क्लियर है। इसके बाद असमिया भाषा को भी जोड़ा गया। तो ये 5 ही का जोड़ा गया था 1 2 3 4 5। तो टोटल अभी आप लोगों को देखा शास्त्रीय भाषा संख्या 11 हो गया। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये 3 अक्टूबर 2023 को जोड़ा गया था। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? देखिए, इसके लिए ट्रिक से मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ों को याद कर लिया। देखिए, नेपाल, तो नेपाल के साथ जो साझा करता है इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर लिए, सुब्बू का यानी एस फॉर सिक्किम होगा, यू फॉर हो गया उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बंगाल हो गया, यू फॉर उत्तराखंड हो गया। क्लियर है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सिक्किम तो है तो ये गलत हो गया। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की बात करना चाहते हैं फ्रेंड, तो बांग्लादेश के लिए ममता बनर्जी आप लोग याद करें, केवल ममता याद कर लीजिए। देखिए, ममता बनर्जी याद कर लीजिए, या फिर ममता, बी फॉर बनर्जी। देखिए, एम फोर आप लोगों को पता होगा तो मिजोरम हो गया, ए फोर आप लोग का असम हो गया, फिर एम फोर हो गया मेघालय हो गया, टी फोर त्रिपुरा हो गया। क्लियर है। और बी फोर हो गया बंगाल। तो इसमें देखिए सिक्किम नहीं आया। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो बांग्लादेश का सीमा जो है ना वह सिक्किम को टच नहीं करता है। वही बात करें तो भूटान, तो भूटान का जो टच करता है वह साब को, किसको टच करता है? साब को। एस फोर सिक्किम हो गया, ए फोर अरुणाचल प्रदेश, फिर ए फोर असम, बी फोर बंगाल हो गया। वही बात करना चाहता है चीन के लिए, तो चीन सालू के ठुमके के दुनिया दीवाने, यानी सालों याद कर लीजिए। देखिए, एस फोर हो गया सिक्किम, एच फोर हिमाचल प्रदेश, ए फोर अरुणाचल प्रदेश, एल फोर लद्दाख, यू फोर उत्तराखंड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग छाट लिए तो बांग्लादेश हो गया। क्लियर है। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ को मैं सिखा दिया हूँ। चलिए, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखें, 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश दिया गया था, तो देखिए उस समय देखिए सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वह 1899 से लेकर 1905 के बीच में था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं लॉर्ड लिनिथगो, तो फ्रेंड्स लॉर्ड लिनिथगो का जो रुके इसमें मैं खुद स्किप कर, लॉर्ड लिनिथगो का कार्यकाल आई थिंक 1942 के टेन्योर का था। और लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये तो 1947 के समय था। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके राइट आंसर अगर देखा तो 1905 के समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर करेंगे तो लॉर्ड कर्जन। क्लियर है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था सबसे पहले ये हुआ था लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। डेट को याद कर सकते हैं आप लोग, 19 जुलाई था डेट, 19 जुलाई 1905 को घटना किया था। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से इसका जो विभाजन हुआ था वह 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्लियर है। और फाइनली तभी ये 1912 में इसे मर्ज कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर के समय। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए, माही नदी कितने राज्यों से बहते हुए अरब सागर में गिरती है? सबसे पहले याद रखिएगा, माही नदी का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। वह मान लीजिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश से निकलता हुआ सबसे पहले वह राजस्थान जाता है, और राजस्थान से जाता हुआ गुजरात जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 देश रखेंगे। और यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग मैप बनाते हैं तो ये मध्य प्रदेश ही है। तो मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश के बाद क्या राजस्थान भी आता है, राजस्थान के बाद गुजरात में आता है, गुजरात से जाते हुए अरब सागर में गिर जाता है। तो राइट आंसर करेंगे तो केवल 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। मैं आप लोगों को रिकॉल करना चाहता हूँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी के लिए ट्रिक याद कर लीजिए, समानता। क्या याद करिए? समानता। आई थिंक देखिए, सापुर साबरमती, माफुर माही नदी, नाफुर नर्मदा नदी, ताफुर ताप्ती नदी। क्लियर है। चलिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान वितरण कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान वितरण जो है ना वो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे वह एनी बेसेंट थे। कौन थे? ये एनी बेसेंट थे। अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला भी अध्यक्ष जो थी ना वह एनी बेसेंट थे, जो कि 1917 में बने थे। क्लियर है। वही WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग को तो पता होगा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1939 के समय और 1940 के समय बन गया था। के लिए हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन में। और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आंदोलन से संबंधित है, बम ब्लास्ट से।
लोना किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड लोना जो होता है वो कबड्डी से संबंधित रहता है, तो कबड्डी को क्लिक कर देंगे। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। तो भारत का राजस्थान राज्य जो है ना वह सौर उत्पादन में अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ोगे पंचप्रयाग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा, ठीक है। सबसे पहले अलकनंदा देखिए क्या हो रहा है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए ये अलकनंदा नदी चल रहा है, यहाँ पे एक आता है यहाँ पे भागीरथी, ये दोनों जो आता है ना वह देवप्रयाग पास आता है। कहाँ पे आता है? देवप्रयाग पास। तो याद रखिए देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग पास भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। क्लियर है? बात करना चाहते हैं कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो होता है ना वह आप लोग का कर्णप्रयाग जो होता है आप लोग का अलकनंदा और धौलावीरा के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए जेपी कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में, आई थिंक मेरठ था, हाँ कन्फर्म बता रहा हूँ, देखिए मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में यानी जो 1946 में यह अध्यक्ष बने थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? तो 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष बने थे। क्लियर है? तो फिर आज़ादी के समय किसी का चुनाव नहीं हुआ था। क्लियर? तो मेरठ में थे, मेरठ में हुआ था। वही बात करना चाहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और इसका जो टेन्यूर था 1940 से लेकर 1946 के बीच तक रहे थे। क्लियर है? और सर्वाधिक समय तक भी यही रहे थे। और फिर ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता संभाली थी। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो बने थे वह लाहौर के अधिवेशन में बने थे। फिर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये फैजपुर यानी जो गांव में हुआ था वहाँ पे भी ये किए थे, और एक और था 1937 में तो फैजपुर था, एक और शायद 1935 में भी ये किए थे। तो 3 जहाँ पे ये किए थे। क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए राजेंद्र प्रसाद को सबसे याद रखिएगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था 1940 के समय, तो राजेंद्र प्रसाद ही आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहाँ जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका अवशेष जो है ना वह सकल प्राथमिक घाटा में जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा में, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अल्टीमेटली आप लोगों को पता है प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस क्या होता है? भुगतान। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। अब इसका स्थापना कब हुआ था ये भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो 20 अगस्त को था, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है। जो भी पहले होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। देखिए इसका जो गठन हुआ था आई थिंक 12 तारीख को हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को एक समिति था, उस समिति का नाम मेरा माइंड में भी नहीं आ रहा, श्री रंगनाथ आयोग था शायद, हाँ श्री रंगनाथ आयोग के अधिकार पे ये हुआ था। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक वद्राचार्य कुछ करके नाम इसका, तो फ्रेंड्स मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा लेकिन कुछ अच्छा नाम था, वद्राचार्य करके। मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग क्योंकि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। 1 मिनट। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी जस्ट मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है रामा सुब्रमण्यम, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। रामा सुब्रमण्यम है जिसकी नियुक्ति 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। इससे पहले अरुण कुमार मिश्रा इस पद पर 2021 से जून 2024 तक कार्यरत थे। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में क्या रहा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या शायद वीडियो चल रहा ना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो अगेन आई रिपीट, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैं बता दिया, क्लियर। तो इसका 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है, क्लियर है। राम भद्राचार्य हो गए, क्लियर है। और इससे पहले कौन थे? अरुणा आसिफ अली थे। इस चीज़ को भी आप लोग अरुण कुमार मिश्रा थे, सॉरी अरुण कुमार मिश्रा थे। और फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वह सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड जो जज होते हैं वही आप लोग का बनते हैं, क्लियर है। चलिए, भारत में 98% कोयला पाया जाता है। तो याद रखिए, भारत में जो 98% जो कोयला पाया जाता है वह गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना में, जो कि झारखंड में पाए जाते हैं, क्लियर है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन था वह जो प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। आई थिंक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, क्लियर है। और याद रखें, इस समय जो तत्कालीन जो अध्यक्ष बने थे, टेम्प्रोरी जो अध्यक्ष बने थे, फ्रांस के संविधान को देखरेख करते हुए सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थाई दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, क्लियर है। इस समय अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन आता है कि कुल कितना अधिवेशन हुआ था? तो कुल अधिवेशन की संख्या 11 था। ये भी आप लोग याद रखें, कुल अधिवेशन की संख्या कितना था? 11 था, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे देखिएगा समान न्याय और सामान्य कानूनी सहायता के बारे में बोल रहा है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 39A, भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A जो होता है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो 39A होता है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 32, तो आर्टिकल नंबर 32 में रीट जारी करता है। आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट को जारी किया था, क्लियर है। और रीट कुल 5 प्रकार के होते हैं। वही बात करना चाहते हैं आप लोग का आर्टिकल नंबर 43A। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है 43A के तहत राज्य सरकार जो होता है DPSP के तहत आप लोग का जो पेंशन मिलता है, देखते हैं वृद्धा पेंशन वगैरह जो मिलता है वह 43A के अंतर्गत आता है। वही 48 से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है। तो ये भी आप लोग का आई थिंक पर्यावरण देख रेख से संबंधित होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर गलत होऊंगा तो आप लोग सही करके बताइएगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हमेशा बोलते हैं मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, तवांग और लोहासा को जोड़ने वाले दर्रा को बुमला दर्रा कहते हैं, यानी बुमडीला दर्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए, बहुआयामी सूचकांक कौन जारी करता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा। बहुआयामी सूचकांक जो जारी करता है वह UNDP जारी करता है, UNDP। चलिए, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा उस ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? इसका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि नाम ही वैसा था, जनरल डायर था, जनरल डायर था, क्लियर है। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम था डायर था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जनरल ओ डायर, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक था जनरल ओ डायर, देखिए मैं लिख देता हूँ। जनरल ओ डायर के आदेश पर, देखिए जनरल ओ डायर के आदेश पर 13 अप्रैल था, हाँ 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिए, क्लियर है। चलिए, और इसमें कमेटी जो बैठक की गई थी, इसमें कमेटी का जो बैठक किया गया था वह हंटर कमेटी था, एक तहकीकात कमेटी भी था, क्लियर है। चलिए, वही बात करना चाहते हैं कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय भारत में अस्थायी नीति लागू हुआ था। डलहौजी के समय हड़प नीति इसको बोलते हैं, क्लियर है। चलिए, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो देखिए, हर्षवर्धन के दौरान चीनी यात्री जो आया था, देखिए इसके लिए एक ट्रिक था, माइंड में अगर आ गया तो मैं बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा हुएनसोंग थे। हाथ से हुएनसोंग हो गया, हाथ से हर्षवर्धन के समय हुएनसोंग हो गया। तो याद रखिए, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री हुएनसोंग था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो आए थे वह फहियान आए थे। कौन आए थे? फहियान आए थे। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को और भी बताने का प्रयास करूंगा, क्लियर है। और चीनी यात्री जो भारत आए थे उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। उसका ट्रिक मेरे पास माइंड में अभी तो नहीं आ रहा, शायद फूफा करके कुछ उसका ट्रिक था। एफ से था, FUFA करके कुछ मैं याद किया था, मेरे माइंड में भी नहीं, देखता हूँ FUFA अगर बैठ गया तो देखते हैं, FUFA करके कुछ था।
अब कुछ फिरदौसी था, उत्बी था, फिर ए फॉर फैयान था, ए फॉर कुछ और था। तो इस टाइप से कुछ था, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, क्या लिख रहा, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो थे अरुण शौरी थे। क्या था? अरुण शौरी। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो हो गए क्योंकि मुझे कंफर्म पता। हाँ, अरुण शौरी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। करंट अफेयर आ गया। भारत में चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो फेमस चंद्रयान 3। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में सबसे पहले चंद्रयान क्या होता है ना, वैसा सेटेलाइट जो चंद्रमा के चारों चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं चंद्रयान। क्लियर है? तो पहला चंद्रयान जो छोड़ा गया था, सबसे पहले याद कर लीजिए, 22 अक्टूबर को छोड़ा गया था। आई थिंक 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। क्लियर है? आप लोगों को पता होगा। सेकेंड जो छोड़ा गया था वह 22 जुलाई को छोड़ा गया था। डेट था 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। क्लियर है? और लास्टली जो अभी लेटेस्ट जो छोड़ा गया था वह 14 जुलाई को छोड़ा गया था। 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। LSMV3M3 का कुछ नाम था इसका मिसाइल का। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 14 जुलाई 2023 को। क्लियर है? और फाइनल दबी दक्षिणी पोल पे, यानी कि दक्षिणी पोल पे पहुंचा कब था? तो 23 अगस्त था। हाँ, 23 अगस्त 2023 को फाइनली दबे ये पहुंच गया था। इस वजह से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया। क्लियर है? ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। बातें करना चाहते हैं 27 जून का। तो फ्रेंड्स आज 27 जून है और प्रत्येक वर्ष 27 जून को MSME दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? MSME दिवस मनाते हैं। क्लियर है? और MSME का फुल फॉर्म होता है मैक्रो स्मॉल मीडियम होता है। क्लियर है? अब भारत में MSME मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी है, जो कि गया के सांसद है। वही बात करना चाहते हैं 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को भी कोई फेमस दिवस मनाते हैं, जो कि मेरा माइंड में आ रहा। क्या 12 जुलाई को कुछ फेमस है या फिर कुछ है? तो 12 जुलाई को कुछ हुआ था। वैसे 12 जुलाई 1982 को शायद किसी का गठन हुआ था। आप लोग कमेंट, हाँ, नाबार्ड का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। 15 अप्रैल वैसा कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? देखिए लास्ट वाला आप लोग देखिएगा अवार्ड्स में फिजी है ना, तो डायरेक्टली फिजी कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये ट्रिक होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भूल गया था, मेरा माइंड में आ गया। देखिए भारत में चंद्रयान 3 को तो छोड़ा गया था, रॉकेट का नाम पूछता है तो याद रखिए रॉकेट का जो नाम था ना LVM4 था। रॉकेट का नाम क्या था? LVM4 रॉकेट से छोड़ा गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वही जो सेकेंड वाला छोड़ा गया था GSLV, देखिए GSLV-M3 था। ये सब सारी चीज़ों को याद रखेगा। और याद रखें इसे कहाँ से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और इसे छोड़ने वाला जब छोड़ा गया था तो उसमें इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो S सोमनाथ थे। याद रखिएगा S सोमनाथ थे। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और जब दूसरा छोड़ा गया था ना तो K सिवान थे। और आई थिंक पहला जब छोड़ा गया था उस समय कोई फेमस व्यक्ति थे, मेरा नाम उसका भूल चुके हैं, नहीं तो वो भी कुछ फेमस व्यक्ति था, मेरा नाम में नहीं आता है तो बता देता। चलिए आप लोग देख लीजिए गूगल करके कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2023 का खिताब किसने जीता था? तो फिर मैं 25 से रिकॉल करवा दें। सबसे पहले 2025 में, तो 2025 में किसने जीता था? तो आप लोगों को पता फाइनल जो हुआ था, इससे तो कोई भूल नहीं सकता, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस RCB हुआ था। और फाइनली तो RCB 18 साल बाद जीत गया। क्लियर है? तो 25 का तो ये हो गया। 2014 तो कोरबो लोलबो जीतबो रे, तो यहाँ पे KKR जीता था, यानी कि 2024 में KKR जीता था। वही बहुत 2023 की बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले जो जीता था अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा अपना CSK जीता था। CSK आई थिंक चेन्नई सुपर किंग जीता था, जो कि अपना माही भाई थे, तो CSK जीते थे। इस चीज़ को आप लोग पता होगा। क्लियर है? और बात करना चाहते हैं 2022 का कौन जीता था? गुजरात टाइटंस जीते थे। क्लियर है? और हैदराबाद कब जीते थे? तो अल्टीमेटली पता होगा 2016 में जीते थे डेविड वार्नर की कप्तानी में। और दिल्ली कैपिटल्स आज तक नहीं जीते हैं। और फ्रेंड्स आ सकता है ना IPL के तर्ज पे वुमेन्स प्रीमियर लीग भी जो रहा, तो वह 2025 का खिताब किसने जीता था? तो 2025 का खिताब जो जीता वह मुंबई इंडियंस जीता था। किसको हराया था फाइनल में? ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक मैं कन्फ्यूज कर दी हूँ, RCB को हराया या फिर दिल्ली कैपिटल में कन्फ्यूज होगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला लिख रहा ब्राज़ील रियाल। तो अल्टीमेटली ब्राज़ील का मुद्रा रियाल सही है। चीन का तो युआन 110% आप लोगों का चीन का भी सही है। मैक्सिको का पेसी होता ही है। और थाईलैंड का थाई बाट नहीं होता, बल्कि थाईलैंड का जो होता है ना वह रिग्गित होता है। क्या होता है? रिग्गित होता है। तो ये आप लोगों का गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन मैं पूरे का पूरे बता दिया हूँ। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड का आ चुका है क्वेश्चन। तो चलिए झारखंड भी क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या लिख रहा है ये। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। देखिए मैं आप लोगों को बताता झारखंड, अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो झारखंड का नाम शुरू में झारखंड नहीं था, बहुत सारे लोग आए अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दिए। तो देखिए उसी के बारे में बोल रहा। सबसे पहले कुकटलाल, तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों को बताया था कुकटलाल, सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं कुकटलाल किसने कहा था। देखिए इसका क्वेश्चन में आप लोगों को सुमिलित करना है, तो आगे देख लेता हूँ इसका थोड़ा सा आप ही लोग के लिए एडजस्ट करवा देता हूँ। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हाँ जी देखिए, तो सबसे पहले आता है कुक्कटलाल। तो कुक्कटलाल का जो स्टेटमेंट जो आया था वह किसने कहा था, नारीखंड किसने कहा था, कि देखिए की चिंग काइला किसने कहा था, मुंडल कहाँ कहा गया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बचपन से याद किया था नरीखंड के बारे में। कहाँ से याद किया था, नरीखंड के बारे में। तो नरीखंड जो आप लोग को ऑप्शन नंबर जो सी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी नजर आ रहा है ना, तो नरीखंड जो कहा गया था वह राजमहल में कहा गया था। तो सी का 4 कहीं है, तो देखिए सी का 4 अगर आप लोग देखिएगा ना, तो यानी कि अगर देखिए सी का 4 तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। मैं एक ही को याद किया हूँ, एक इससे बना दिया। देखिए नरीखंड जो बोला गया राजमहल में कहा गया। तो देखिए यानी कि नरी का बी का 4 हो रहा है इससे, रुकिए यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर आगे डी को क्लिक कीजिए। आई थिंक देखिए कुकटलाल जो बोला गया वो छोटा नागपुर में कहा गया, इस चीज़ को याद कर लीजिए। क्लियर है। नरीखंड, तो नरीखंड आप लोगों का संथाल परगना में कहा गया। क्लियर है। वही बात करना चाहता है की चिंग लाइला, तो इस राजमहल में कहा गया। मुंडल बोला गया झारखंड को। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। और टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से पुकारा था। क्लियर है। चलिए, और चीनी याते हुइन सॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग लाइला कहा था। और वही फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहते चीनी याते फैया ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकटलाल शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, और संथाल परगना का पुराना नाम क्या था, तो नरीखंड था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से जाना जाता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में पता था। तो 13वें अभिलेख में जो ना अटावी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से आता है, अटावी नाम से। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग पाया जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा अशोक ने किसे भेज दिया था, यानी कि झारखंड में तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो रक्षित को। किसको भेजा था, रक्षित को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों की नष्ट किया था, तो याद कीजिएगा शशांक ने किया था, शशांक ने किया था। तो गौड़ नरेश शशांक बंगाल का शासक था जिसने अपनी शक्ति से बिहार व उड़ीसा को जीत लिया था, और उसने छोटा नागपुर क्षेत्र से बौद्ध धर्म का समूल नाश करने के लिए उत्पीड़न की नीति अपनाए थे। क्लियर है। यहाँ तक कि शशांक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। क्लियर। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से मार सकते हैं। तो याद रखिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया और सतगावा के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र को अधिकार कर लिया, और इसने जीतते हुए इस क्षेत्र पर सतगावा को इस क्षेत्र का राजधानी बना दिया। तो फिरोज तुगलक थे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। टंडा क्या है, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताता टंडा क्या, विभिन्न परिवारों का समूह को क्या बोलते हैं, टंडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य देखते हैं। इसका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला कोलिहातू गांव में हुआ था। तो ये 110% सही है। इन्होंने 1895 से 1900 के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है। 1895 में इन्होंने अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर एक नए पंथ बिरसायत की स्थापना की थी। तो अगर इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता होगा। ये भी अगर आप लोगों को पता होगा, ये भी बिल्कुल का बिल्कुल सही है। यानी बिरसायत की स्थापना कब किया था, 1895 में। अब 9 जून 1900 को रांची जेल में इसे फांसी दे गया था। सॉरी फ्रेंड, इसे फांसी नहीं दिया था, रांची जेल में नहीं, इसे रांची जेल में शायद इसका ये कोई बीमारी से मौत हो गया था। इस बीमारी का तो नाम कन्फर्म नहीं है, यानी कि वो जो बीमारी था ना, शायद बीमारी का नाम मैं कंफ्यूज कर रहा, कोई था बीमारी, आई थिंक हैजा बीमारी था। हाँ, तो हैजा बीमारी के कारण इसका मौत हुआ था, जो कि कन्फर्म हैजा ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते। इसका फांसी से नहीं होता बल्कि हैजा से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी क्लिक करिएगा। और वैसे इसका मौत जो हुआ था 9 जनवरी को हुआ था। क्लियर, सॉरी 9 जून 1900 को हुआ था। और फ्रेंड्स मैं आप लोग करंट अफेयर बताना चाहता हूँ। देखिए 15 नवंबर, देखिए मैं आप लोग को रिकॉल करना चाहता हूँ। 15 नवंबर 2022 तक, हाँ 2022 से 23 तक कुछ 15 नवंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे उसके गांव उलिहातू आते हैं और उसी दिन से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा भी करते हैं। क्लियर है। चलिए, चांद भैरव तथा फूलू एवं छानू का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का जो संबंध है ना, वह चांद भैरव फूलू एवं छानू
से है, यानी कि संथाल विद्रोह का संबंध चांद भैरव, फूलों एवं झानों से है। आई थिंक अगर मैं बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होगा, देखिए 30 जून, देखिए सबसे फेमस डे है ये, 30 जून 1855 में झारखंड के संथाल परगना में सबसे फेमस संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले जो फेमस थे सिद्धू कान्हू थे, उसके साथ साथ और 2 भाई थे, चांद भैरव थे, और 2 बहन थे फूलो झानो, ये सारे फेमस संथाल विद्रोह से थे। क्लियर है। और 30 जून को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है। और झारखंड में आप लोग देखते हैं 30 जून को राष्ट्रीय छुट्टी यानी कि राजकीय छुट्टी की घोषणा भी होता है। तो 30 जून हो गया, 30 जून 1855 को हुआ था। क्लियर है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए अब बात करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए सापाहोल विद्रोह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कब हुआ था। खरवार आंदोलन तो आप लोग को पता हो 1874 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को स्वयं को घोषित किया था। तो फिर बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया था? तो अल्टीमेटली स्वयं को सिंगभोंगा का दूध घोषित किया था, सिंगभोंगा का दूध। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, तिलका मांझी के आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हमेशा याद रखिएगा सूखे सखुआ के पत्ता का प्रयोग करते थे, सखुआ के पत्ता के यानी साल के पत्ते का प्रयोग करते थे। क्लियर है। चलिए, और तिलका मांझी का नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया था। ठीक है, जौराहा पहाड़िया था, सॉरी जौराहा था। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया, देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र बोल रहा। क्लियर है। तो परमवीर चक्र से जो सबसे पहले सम्मानित किया था अल्बर्ट एक्का को, अल्बर्ट एक्का को। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुमला जिले में हुआ था, जो कि जरी गांव में हुआ था। और फ्रेंड्स याद रखिए, इसका जन्म का डेट भी पूछता था पेपर में, तो याद रखिए 27 दिसंबर था। तो 27 दिसंबर 1942 को आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। क्लियर है। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शत्रुओं के हमले में को विफल करके शहीद होने वाले अल्बर्ट एक्का थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स लॉस नायक थे। क्लियर है। इसे सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद बिहारी महतो निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पता होगा, विनोद बिहारी महतो ने 4 फरवरी 1973 को सुब्बी सोरेन के साथ मिलकर जेएमएम की स्थापना किया था, जिसे बोलते झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जेएमएम के संस्थापक और वे अध्यक्ष थे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो अल्टीमेटली अभी जस्ट मैं बता दिया था, आई थिंक नहीं कन्फर्म, 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1973 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था, आदिवासी महासभा का जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो ये जयपाल मुंडा थे। क्लियर है। और झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। क्लियर है। और जयपाल मुंडा ने नहीं किया था। आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था आई थिंक 1930 में किया था, ठेबली उरांव ने किया था। वही किसान सभा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसने किया था? किसान सभा का ठेबली उरांव ने किया था, सॉरी। चलिए, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? यहाँ पे फ्रेंड्स लिख रहा है पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ फ्रेंड, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता का नाम था जयपाल सिंह मुंडा। क्या था? जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इन्होंने पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था। आई थिंक इन्होंने ही 1950 में, मैं रिकॉल करना चाहूँ, 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स याद रखें, इसे मरांग गोमके एवं मुंडा राजा दोनों उपनाम से बोलते हैं, मरांग गोमके भी बोलते हैं। क्लियर है। प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में गठित होने वाला आंदोलन क्या था? सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का टेन्यूर आप लोगों को पता होगा 1914 से लेकर 1918 था। क्लियर है। इसमें आप लोगों को पता होगा झारखंड में 21 अप्रैल, देखिए 21 अप्रैल 1914 को इस समय क्या हो रहा था? ताना भगत आंदोलन हो रहा था। तो राइट आंसर कीजिए, तो ताना भगत आंदोलन हो, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो याद रखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड के जतरा उरांव के नेतृत्व में 1914 में हुआ था। इसी वर्ष प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये आ चुका है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छे से मैं बताया था, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था वो पूरन मल ने करवाया था। किसने किया था? पूरन मल ने करवाया था। तो याद रखिए, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरन मल द्वारा करवाया था, जो कि मंदिर का निर्माण 1514-15 में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक के बारे में बता ही दिया था, पेड़ को काट दिया था। क्लियर है। चलिए, दौड़ एक विवाह संबंधी गीत है जो किस जनजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद है, दौड़ जो होता है ना वह संथाल में होता है। किस में होता है? संथाल में होता है। तो याद रखिएगा, दौड़ एक विवाह संबंधित गीत है जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है। और फ्रेंड्स आप लोग बताना, संथाल झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है या पूरे भारत में तीसरा नंबर पर है ये।
नौमी डोली मेला का आयोजन किस शहर में किया था? सबसे पहले फ्रेंड नौमी डोली मेला का जो आयोजन जो किया जाता है वह टाटी सिलवे में होता है। तो टाटी सिलवे ऑप्शन में नहीं, लेकिन टाटी सिलवे जो है ना वह रांची के नियर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, रांची में। क्लियर है? तो याद रखिए नौमी डेला का जो आयोजन जो किया जाता है वह टाटी सिलवे में होता है। टाटी सिलवे में, अगर आप लोग पेपर दिए होंगे अगर ऑनलाइन तो आप लोग को पता होगा टाटी सिलवे काफ़ी अच्छी फेमस जगह है। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए रांची में और आज 27 जून है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आज जगन्नाथ मेला भी लग रहा था। जगन्नाथ मेला जिसे हम लोग बोलते हैं रथ यात्रा, तो रथ यात्रा का भी जो मेला लगता है वह रांची में ही लगता है, फेमस है। क्लियर है? चलिए, और याद रखिए नौमी डोल मेला जो लगता है यह मेला चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नौमी को आयोजित किया जाता है। चलिए बात करना चाहते हैं दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्न भाषाओं में कौन से एक द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? तो देखिए द्रविड़ के बारे में बोल रहा ना, तो ऑलरेडी देखिए खरवार, देखिए खरवार जो भाषा होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, खरवार जनजाति एक द्रविड़ भाषा से संबंधित होते हैं। क्लियर है? इसके साथ उराव जनजाति भी क्या होता है, ये तो द्रविड़ से होता है। चलिए अब बाकी खोटा, पंच परगनिया, कुरमाली वगैरह जो होता है खोटा भाषा का यूज करते हैं। उराव किस प्रजाति समूह से संबंधित है? अभी जस्ट बता देता, उराव जो होता है ना वो आप लोग के सामने द्रविड़ से होता है। किससे होता है? द्रविड़ से होते हैं। चलिए, झारखंड राज्य में स्थित किस किले का राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत किया गया? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं गया भी हूँ, मैं खुद झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ। तो देखिए झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो अल्टीमेटली अगर आप लोग जाते होंगे तो पद्मा किला, क्या ये पद्मा किला, तो पद्मा किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया है। क्लियर है? और ऑलरेडी मेरे यहाँ पे फ्रेंड भी रहता है जिसका नाम धीरू है, मैं मिलने भी गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे पद्मा किला हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आपको खुद गया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है? तो यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन से जुड़ी है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो बासुकी नाथ धाम मंदिर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बासुकी नाथ धाम मंदिर जो कि जयरामुंडी यानी दुमका में स्थित है, इसका निर्माण हरिजन जाति ने कराया था, यानी हरिजन जाति के द्वारा कराया गया था। क्लियर है? जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों एवं उसके स्थलों से संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा सत्य है। पहला बैद्यनाथ धाम मंदिर, अभी जस्ट में बताया था बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ पे, देवघर में है। क्लियर है? तो पहला आप लोगों का बिल्कुल सही है। झारखंड धाम, तो फ्रेंड्स याद है झारखंड धाम जो है ना वह गिरिडीह में, कहाँ पे, गिरिडीह में, जो कि आप लोग यहाँ पे गलत लिख रहा, तो गिरिडीह में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे गलत लिख रहा। इटखोरी मंदिर, तो इटखोरी मंदिर हमेशा फेमस की तरह है, चतरा में है ये। बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पे, दुमका में है। तो यहाँ पे देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को गलत कर देंगे। लेकिन आई रिपीट, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे, तो गिरिडीह में, इटखोरी मंदिर चतरा में, बासुकीनाथ धाम मंदिर कहाँ पे, दुमका में है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बानाघाट सिंहभूम में किस काल का अवशेष पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से पता हो, बानाघाट सिंहभूम में नवपाषाण काल में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कुड़ुक भाषा की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए सबसे पहले लिपि से क्वेश्चन आता है, तो याद रखें कुड़ुक भाषा की जो लिपि होता है तुलुंग सिकी होता है। क्या होता है? तुलुंग सिकी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तुलुंग सिकी होता है, कुड़ुक भाषा की लिपि होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहता है ओला चिकी। ओला चिकी जो था वह संथाली भाषा की लिपि होती है, यानी संथाल भाषा का जो लिपि होगा ओला चिकी होता है। क्लियर है? और इसका अर्थ होता है लर्निंग एंड टीचिंग होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऐसे बाएं से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और इसका जो संस्थापक थे 1941 में इसको बयां किया था रघुनाथ मुर्मू ने किया था, रघुनाथ करके कुछ नाम था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये रहा, कौन सा असंगत युग्म को चुनना है? देखिए असंगत को बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड 54वां देखिए, तो असंगत को चुन, देखिए केदार कानन आप लोग का अचपत चयनित लिखे हैं, कानू हंसदास सगरे आनंद लिखे हैं, ये अनुजा कुमार सिंह, तो अनुजा कुमार सिंह जो लिखे हैं ना वह दिसुम गुरु कहते हैं। तो ये आप लोगों का गलत हो गया। अच्छा सिंधे का जड़ों का जमीन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विंदु चानन के लेखक कौन है? देखिए फेमस क्वेश्चन है, विंदु चानन। तो विंदु चानन के जो लेखक हैं आप लोगों को मैं अभी जस्ट पता, रघुनाथ मुर्मू है। कौन है ये? रघुनाथ मुर्मू जो है ना वह विंदु चानन के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विंदु चानन के लेखक कौन? रघुनाथ मुर्मू। और यही ओला चिकी का भी क्या है, ये लेखक है। क्लियर है? चलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो देखिए पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या है? तो पता है इसमें होगा BIT सिंदरी होगा। क्या होता है? BIT सिंदरी होगा। क्लियर है? चलिए और ये BIT सिंदरी कहाँ पे? हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, रांची में। ये
अब मिश्रा BIT से मिश्रा भी कहाँ पे है, सिंदरी कंफ्यूज में कर, मिश्रा तो आप लोग का रांची में होता है। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वह 2009 में किया गया था, 2009 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो ईंधन से क्या होता है, जल जाता है, तो जल गोला याद रखिएगा, क्या रखिएगा, जल गोला। तो 58 का बी को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स का स्थापना जो हुआ था 1947 के समय हुआ था। क्लियर है? मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए किसका किया गया था? तो बिरसा का किया था। किसका किया था? तो बिरसा का गठन किया गया था। चलिए, झारखंड का प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला एथलीट झारखंड की बात करना चाहते हैं ना, तो अल्टीमेटली नीलमणि सकलो थे, विजय नीलमणि सकलो थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे देखिए, आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता सवित्री पूर्ति होगा। क्या होगा? सवित्री पूर्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? तो फ्रेंड्स मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर जो है आश्रिता लकड़ा है। कौन है? आश्रिता लकड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, तो अल्टीमेटली शतरंज खिलाड़ी ऑप्शन के कौन है? दीपसेन गुप्ता झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो कि विश्व विजेता बना। चलिए, बाकी आप लोग जानते हो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध क्रिकेट से, ईशान किशन भी क्रिकेट से हैं, तो सत्येंद्र दीपसेन गुप्ता ही होगा ना ये। चलिए, कौन सा झारखंड राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो फ्रेंड देखिए, सबसे कम ऊंचाई की बात करना चाहते हैं ना, तो निचला हजारीबाग का पठार होता है। निचला हजारीबाग का पठार सबसे कम ऊंचाई वाला पठार होते हैं। क्लियर है? आई थिंक 485 फीट होता है। और सबसे ऊंचा की बात करना चाहते हैं रांची का पठार जो कि 600 मीटर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिए, गंगा नदी संरक्षण के बारे में बोल रहा, तो अल्टीमेटली याद रखिएगा, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, हेमंत सोरेन हो गया। क्लियर है? चलिए, और इस प्राधिकरण का जो गठन जो हुआ था 20 फरवरी को हुआ था। याद रखिए, 20 फरवरी 2009 को किया था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ठीक है? तो 20 फरवरी 2009 को हुआ था। ये मेरा खुद पेपर में आया था। ये आया था झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में, लेकिन फ्रेंड्स मैं अच्छे करके उसमें हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं सीटेट पास था। चलिए, बात करना चाहते हैं झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, झारखंड के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो झारखंड का मुख्य सचिव कौन है? तो अलका त्यागी बने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ की ऊंचाई कितनी है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? बूढ़ा घाघ। क्या है ये? बूढ़ा घाघ है। इसकी ऊंचाई की बात करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले लातेहार जिला में। क्लियर? इसकी ऊंचाई 137 मीटर है, और फीट में बदलिएगा ना 450 फीट तक आ जाएगा, 450 फीट तक हो जाएगा और लातेहार में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति क्या है? तो अल्टीमेटली अगर आप लोग झारखंड बनाते हैं मैप ना, तो इस टाइप से बनाते थे, चतुर्भुजाकार है ये। तो चतुर्भुजाकार है ऑप्शन में, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन 67 का ऑप्शन नंबर त्रिभुजा का नहीं, पाट क्षेत्र बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पाट क्षेत्र की तो पाट क्षेत्र का जो आकार होता है वह त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो किया गया था ना, वह 1921 में किया था। 1921 में किया था, जो कि जपला में। कहाँ पे फ्रेंड? जपला में। इस चीज़ को याद रखिए, जपला कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पलामू। जपला कहाँ पड़ता है? पलामू में। ये भी आप लोग के लिए फेमस क्वेश्चन था ये। चलिए, और 1945 में किसका स्थापना हुआ था? देखिए, 1945 झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, टेल्को का हुआ था, टेल्को का। ठीक है? और 1940 में कुछ नहीं था, बल्कि एक और जोड़ दें तो 1941 में। तो 1941 में हुआ था बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का। और 1940 में आप लोगों को पता होगा झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए, झारखंड की सबसे बड़ी कोलवासी स्थित है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था, झारखंड में सबसे बड़ी कोलवासी कहाँ पे है? तो बोकारो में स्थित है, जो कि एशिया के सबसे बड़ी कोलवासी, तो बोकारो कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति जो है वह उड़ीसा से होती है। कहाँ से होती है? उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
क्वेश्चन खत्म। साइंस का क्वेश्चन आ चुका, देखते हैं क्या लिख रहा। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। सबसे पहले आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, तो याद रखिएगा, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए बढ़ने से बोलेगा ना तो पॉलीसार्थेमिया बोलते हैं, पॉलीसार्थेमिया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ठीक है। वही कमी से बात करना चाहते हैं तो कमी की बात करते हैं, कमी बोलते हैं तो रक्त आरबीसी की कमी से एनीमिया होती है, और ये वृद्धि से क्या होता है तो पॉलीसाइथेमिया होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब और थैलीसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनते, थैलीसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनते। क्लियर है, चलिए इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा। वही ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया जो होता है ना वह डब्ल्यूबीसी की वृद्धि और कमी से होता है, ल्यूकेमिया होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न उपकरणों में से उसको रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे रक्तचाप की बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर करते हैं। किसका करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जो मेजर करते हैं तो 80 से 120 तक होना चाहिए। क्लियर है, चलिए बात करना चाहते हैं मैनोमीटर का, तो मैनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं किसी का भी दाब को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है, आई थिंक आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है तो उसका दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए मानव में गुद्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो अल्टीमेटली मानव के गुद्दे में जो बनता है पथरी ना उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे अंडे के सफ़ेद भाग, तो इसमें प्रोलैमिन्स होता है सर। हाँ प्रोलैमिन्स है ऑप्शन में, हाँ तो देखिए प्रोलैमिन्स होता है। क्या होता है, प्रोलैमिन्स होता है। अगेन आई रिपीट, अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोलैमिन्स नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके अलावा यह गेहूँ या मक्का में भी पाया जाता है। क्लियर है, चलिए और फ्रेंड प्रोटीन की सबसे यूनिट छोटी इकाई क्या होता है पता है, तो एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड का सूत्र याद कर लीजिए, NH2COOH होता है, NH2COOH होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है, तो देखिए यहाँ पे विषाणु जनित रोग बोल रहा है, यानी कि आप लोगों को वायरस डिजीज बोल रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा है। पहला तो देखिए तपेदिक हर्पिस रेबीज, तो यहाँ पे देखिएगा ना तो तपेदिक नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पहला कैंसिल, मम्स रेबीज हर्पिस। तो अल्टीमेटली मम्स भी आप लोग को विषाणु से होता है, रेबीज भी होता है, हर्पिस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो देखिए इसमें टीबी जो था ना वो आप लोगों को जीवाणु से होता था। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो मम्स हो गया, रेबीज हो गया, हर्पिस, ये सारे किससे होता है, विषाणु से होता है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। क्लियर है, चलिए शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो हमेशा याद रखिए शक्कर के किण्वन के दौरान जो यौगिक बनता है उसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स का सूत्र अगर पूछता है ना तो याद रखिए C2H5 होता है, C2H5OH होता है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा मधुमक्खी पालन। देखिए सबसे पहले पीसी कल्चर, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है पीसी कल्चर किसका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो याद रखिए पीसी कल्चर यानी मछली पालन जो होता है पीसी होता है, सेरी होता है सेरी कल्चर और सेरेसम हो गया। तो ये एपी कल्चर जो होता है ना, एपी कल्चर जो हम लोग होता है मधुमक्खी के पालन को। क्लियर है, चलिए किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में सबसे पहले ये क्या होता है, सेल होते हैं। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। इसी न्यूक्लियस के केंद्रक में यानी कि इसके अगर हम लोग जाते हैं न्यूक्लियस में ना, तो यहाँ पे देखें धागानुमा आकार का एक होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। इसको अगर खींच देते हैं लंबा ना तो ये आप लोग का डबल हेलिकल शेप ले लेता है जिससे बोलते हैं DNA। और फ्रेंड्स याद रखिएगा गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होता है किसमें होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चिंपांजी। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कबूतर में होता है। किसमें होता है, कबूतर में होता है, लगभग इसमें 80 होता है। वही बिल्ली में बात करना चाहते हैं तो बिल्ली में 38 होता है, कुत्ता में बात करना चाहते हैं 78 होता है, चिंपांजी में तो 48 होता है, मनुष्य में 23 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। सबसे पहले याद रखिए गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। सबसे पहले याद रखिए गाय के दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और ये केसिन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्लियर है, और कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले केसिन के साथ साथ कैरोटीन लगाएंगे। अगेन आई रिपीट, केसिन की वजह से क्या होता है, सफ़ेद होता है। देखिए आई रिपीट, केसिन की वजह से क्या होता है, सफ़ेद होता है, और कैरोटीन की वजह से क्या होता है, हल्का पीला पीला होता है।
होता है, हल्का पीयर पीयर होता है, तो हल्का पीला। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। और दूध के जमने से दही बनता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, और जो आप लोग मक्खन देखते हैं ना, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, और दूध मीठापन किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। निम्नलिखित में कार्बन परिवार के अंतर्गत कौन नहीं आता? देखिए, कार्बन परिवार C14 का जो ग्रुप आता है, आप लोगों को पता हो, कासी जिप्सम, या फिर देखिए कासी जिप्सम। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले सिलिकॉन आता है, क्योंकि सिलिकॉन को तोड़िएगा जाए जर्मेनियम पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 81 का देखें ना, तो हाँ, तो 81 का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर मरकरी, तो मरकरी इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, आई थिंक आप लोग पता हो कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत मरकरी नहीं आता। क्लियर है, ये आप लोग का ग्रुप 12 के अंतर्गत आता है। क्लियर है, बात ही करना चाहते हैं कार्बन परिवार में कौन कौन आता है। सबसे पहले आप लोग आता है कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, उसके बाद जर्मेनियम आता है, फिर आप लोग का टीन आता है, उसके बाद लीड आता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, और इसके सारी कक्षा के 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सॉरी आप लोग अगर देखिएगा ना तो इसका 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, उसे जर्मेनियम का अगर देखिए तो 32 होता है, टीन का कितना होता है? 50 होता है। वही शीशा का शायद कितना होता है? 82 होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, और वही मरकरी की बात करना चाहते हैं, Hg होता है, जो कि आप लोग का 80 होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्लियर है, बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अल्टीमेटली एल्युमिनियम के एस को होता है बॉक्साइट, इसका आणविक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2, Al2O3 × 2H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स द्रव्य सोना की बात करना चाहते हैं, यानी कि द्रव्य सोना। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता है पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य सोना। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब पेट्रोलियम भारत के बम्बई हाई, गुजरात के अंकलेश्वर, असम के डिगबोई, नाहर कटिया स्थलों में पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। बात करना चाहते हैं अम्ल रस, तो यह सांद्र HNO3 का 1 भाग एवं 3 भाग HCl होता है। क्लियर है, यह सांद्र HNO3 का 1 भाग एवं 3 भाग HCl का होता है। इसका प्रयोग स्वर्ण का सोना गलाने में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो का आगामी मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आदित्य L1 सबसे पहले बताना चाहते हैं, आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था। इसका संबंध था सौर, यानी आदित्य L1 का संबंध था सौर से था, यानी सूर्य ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान था, मिशन था ये। और फ्रेंड्स याद रखें इसे कब छोड़ा गया था? तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को पता होगा, इसे 2 सितंबर को, देखिए मुझे डेट के साथ पता है, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्किन में कौन सा बंधन होता है? अल्टीमेटली आप लोग को पता है हाइड्रोकार्बन में एक होता है एल्किन, एक होता है एल्केन, अल्काइन होता है। तो एल्किन का सबसे पहले सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है, इसमें कार्बन भी डबल बॉन्ड होता है। इसके प्रथम सदस्य कौन होता है? एथीन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा बंधन होता है? तो अल्टीमेटली याद रखें इसमें द्विबंधन होता है। क्या होता है? द्विबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। वही एल्केन में क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और त्रिबंधन अल्काइन में होता है। क्लियर है, एल्काइन में होता है। इसको आप लोग को बनाना पड़े। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। पहला लैक्टोज, अल्टीमेटली भी मैं बताया था दूध का जो मीठापन होता है वह लैक्टोज की वजह से होता है। क्लियर है, फिर लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या होता है? दूध का ही दही में परिवर्तन करने के लिए पाया था, यानी दूध का दही में परिवर्तन। रेनिन, तो रेनिन क्या होता है? दुग्ध प्रोटीन को पहचाने वाला एंजाइम होता है, यानी दूध को पहचाने वाला जो एंजाइम होता है दुग्ध प्रोटीन होता है। और दूध का जो सफ़ेद होना हुआ केसिन के कारण होता है। क्लियर है, तो और फ्रेंड्स एक चीज़ और होता है कैरोटीन की वजह से क्या होता है? तो दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद खत्म हो गया क्या? नहीं। बैगनी रंग के तरंगदैर्ध्य के संबंध में सही क्या है? देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को पता हो, देखिए इस टाइप से आप लोगों को जो वेव चलता है। क्लियर है, तो अल्टीमेटली इसमें पता जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है उसका वेव अधिक होता है। क्लियर है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग शायद याद होगा आप लोग को VIB, देखिए VIBGY और VIBGY और आप लोग अगर याद होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स याद रखें इसमें सबसे अधिक जो सबसे लंबा जो तरंगदैर्ध्य होता है तो सबसे लास्ट में कौन है? रेड, तो रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्लियर है, और सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट का होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, अब मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, इसका जो तरंगदैर्ध्य का जो वैल्यू होता है टोटल 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके आप लोग का होता है टोटल 7400 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्लियर है, और सबसे जो ज़्यादा होता है किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम होता है बैगनी का होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखते क्या लिख रहा है, इसका तरंगदैर्ध्य सभी रंगों से सबसे कम होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स अभी जस्ट में बताया सबसे कम होता है, बिल्कुल आप लोग का पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है, इसका तरंगदैर्ध्य सभी रंगों से अधिक होता, नहीं, गलत हो गया। चलिए पहला ही आप लोगों का सही था।
न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वह जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का आवेशहीन होते हैं। क्या होते हैं? ये आवेशहीन होते हैं। क्लियर है। और बात करना चाहते हैं इसमें रदरफोर्ड। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। न्यूटन ने आप लोग का गति का नियम दिया था। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जानना चाहते हैं पावर। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नो एज पावर। तो W/T कर सकते हैं। देखिए पावर का वर्क ऐसे मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड इसका ऐसे मात्रक होता है। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। जूल प्रति सेकंड नहीं लिखना, तो यहाँ पे केवल वाट लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले पावर को पी से लिखते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो देखिए W/T यानी इसको अगर तोड़ेगा तो इसको बोलेगा वर्क कैसे मतलब जूल होता है, समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वाट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वाट होगा। क्या होगा? ये वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए, और एक पार्ट बराबर क्या होता है? एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें एंटीबायोटिक्स जो अधिकतर जो प्राप्त किया जाता है वह आप लोग का सबसे ज़्यादा कवकों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त करता है? कवकों से। क्लियर है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 90 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरे का बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। चलिए देखता हूँ और अगर कुछ अगर होगा तो आप लोग को मैं और भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए नाटो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स था। देखिए नाटो, सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म जानिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम हो गया। क्लियर है। इसमें वर्तमान समय कुल कितना देश है? 32 देश है 2025 तक। क्लियर है। अब देखिए नाटो में कौन कौन सा देश शामिल हुए थे? 2017 में हुआ था मॉन्टेनेग्रो हुआ था। 2018 में, 20 में आप लोगों को जो शामिल हुआ था उत्तर मेसिडोनिया हुए थे। 23 में देखिए सबसे लेटेस्ट आप लोग का फिनलैंड हुए थे 23 में। और 24 में सबसे लेटेस्ट जो है कि स्वीडन। याद रखिए 32वां देश कौन था? स्वीडन। और 23वां कौन थे? फिनलैंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए इस बार जो सबमिट हो रहा है 2025 का कहाँ पे हो रहा है? तो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में हो रहा है। क्लियर है। कब से कब तक हो रहा है? तो 24 और 25 जून को हो चुका है। और मेजबान देश कौन था? नीदरलैंड, जो कि पहली बार नाटो समिट का अध्यक्षता करेंगे। नाटो का महासचिव कौन है? तो मार्क रूट है। क्लियर है। तो ये सब सारे स्टूडेंट्स आज का था हमारा PDF। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर से अगेन आई रिपीट, देखिए किसी ने सही कहा, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो ना तो वह चीज़ ज़्यादा भाव खाने लगती है, चाहे वो प्यार हो या फिर इंसान है। ये रियलिटी पैटर्न आपके साथ भी होगा, हमारे साथ ऑलरेडी हुआ है। चलिए कोई नहीं, और मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन था इसलिए मैं आप लोगों को करवा देंगे। तो 22 का पूछा था, लेकिन मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को 24 का कराना, इसलिए मैं पूरे का पूरे इसको करवा दिया हूँ। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे बीच में आज करंट अफेयर में कुछ करवाने चाह रहा हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैं पूरे का पूरे रिकॉल करवा दिया था। अब मेरा डायरेक्टली फोकस हो रहा है आप लोग के सामने। देखिए ये तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ोगे मेहनत करोगे तो अवश्य कुछ बनोगे, क्योंकि सरस्वती माता किसी का ऋणी नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स आप भी विश्वास कीजिए और मैं भी विश्वास करता हूँ। सारे लोग पढ़िए, अच्छे से रहिए। देखिए चलिए क्वेश्चंस कुछ हमारे पास है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए मुख्यमंत्री एकदश डे स्पीकर एकदशा के बीच में मैत्री एकदशा मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार किसे दिया गया? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे 1 महीना पहले की बात है, आप लोग देखे होंगे मैच हुआ था। तो इसमें पूरा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला था? तो आप लोगों को जानकर काफ़ी हैरानी होगा, डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला था। देखता हूँ शायद इसका कुछ लिख रहा क्या, शायद लिखा होगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा। वेट कीजिए फ्रेंड, मैं इसका डायरेक्टली एक ही बार में बता दूंगा। देखता हूँ मैं PDF अभी आ नहीं रहा, 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे पास कुछ और GK GS का क्वेश्चन, चलिए उसको भी मैं पूरे का पूरे करवाने का प्रयास करता हूँ। इसमें केवल मैं ज़्यादा का क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्लियर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहाँ से स्टार्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे का पूरे बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स अरे भाई हो जाना ये, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, देखिए भारतीय राष्ट्रपति को हटाने का एक रूल होता है महाभियोग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल नंबर 61 में किया गया। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर कितना में किया गया, इस चीज़ को रिकॉल आप लोगों को होगा। तो अनुच्छेद 61 में किया। क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। क्लियर है। तो किसी भी सदन, यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा
संविधान के उल्लंघन करने पर सदन द्वारा महाभियोग लाया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिए महाभियोग जो था ना आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पे नहीं लगा, इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा हिंदू वृद्धि दर जो है वह जीडीपी से संबंधित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, तो याद रखिए राज्यों की विधायिका में क्या क्या शामिल होते हैं, इस चीज़ के बारे में रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए राज्यों की विधायिका में जो शामिल होती है, सबसे पहले याद रखिएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, अर्थात भारतीय संसद में जिस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होती है, उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को मैं रिकॉल करना चाहिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये इसके अस्तित्व में आते हैं। तो केवल और केवल ऑप्शन 4 होगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद, इसके थोड़ा सा कम बात कीजिए आप लोग। देखिए KUMPAT कम बात कीजिए ना। K फॉर कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर बिहार, B फॉर बिहार, A फॉर क्या होता है, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, नहीं बैठ तो नहीं रहा। T फॉर तेलंगाना होता है, आंध्र फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना। इस टाइप से आप लोग को रिकॉल करना था। क्लियर है। चलिए, रॉलर एक्ट कब पारित हुआ था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सबसे पहले रॉलर एक्ट को जो पारित किया गया था, तो रॉलर एक्ट का जो पारित किया गया था वह 1919 में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। भारत के पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15 है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके लिए ट्रिक है, देखिए मेरा नाम याद कर लिए, कुमार सागर याद कर लीजिए। क्लियर। देखिए K फॉर कृषि, पहला में कृषि था, सेकंड में उद्योग था, थर्ड में S फॉर समाजवादी, चौथा में एग्रीकल्चर, पाँचवें में G फॉर गरीबी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहला लिखा तीसरी सूची। तीसरा सूची फ्रेंड्स आप लोगों का शपथ की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो पहला था, तीसरा तो गलत कर देंगे आप लोग। दूसरी सूची जो होता है वह पेंशन यानी कि ये वेतन के संबंधित होता है, तो ये भी आप लोग गलत कर सकते हैं। पहली सूची आप लोगों का सही होगा, तो राइट आंसर करेंगे तो पहली सूची हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या रहा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फेमस मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वह 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। क्लियर है। और फ्रेंड्स में एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में ये है, इसका जब स्थापना हुआ था तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर किया था, जो कि ढाका में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अल्टीमेटली अपना प्यारा देश भारत का, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और ऐसे मूल में इसमें कुल कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था और आई थिंक 22 भाग था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए इसको मिलाना है, देखिए आप लोग को मैच करना है, यानी कि मैच करना है। तो अल्टीमेटली देखिए कनाडा, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कनाडा, तो कनाडा इसको अभी स्किप करो, देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1943 में तो वैसे हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखिए तो आप लोग 40 में हुआ था, ये 1943 में हुआ था, 1943 हुआ था, जो कि ऑप्शन नहीं लिख रहा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय का प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन? यहाँ पे देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पहला जस्टिस का नाम पूछ रहे हैं, यानी जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं जस्टिस, तो इसका नाम था फातिमा बीबी। क्या था फ्रेंड? फातिमा बीबी। तो ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश था लीला सेठ। क्लियर है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट करिए, भारत में औषधि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे? तो औषधि जो था वह लखनऊ में होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन को मैं बता दूं, यहाँ पे नाटो जो है ना, यहाँ पे याद है कि 2025 था, तो 2025 का कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष को हुआ था? तो अल्टीमेटली 12 मार्च 1930 को हुआ था। क्लियर है। दांडी यात्रा का। क्लियर है। चलिए, किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहला अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहिए 9 दिसंबर 1949 को 46 को बैठे थे। और ये स्थायी बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता।
भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को पेश हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने में अध्यक्ष थे, जो कि 13 दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो भारत पाक बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे, किस पे, चेनाब नदी पे है। कौन सी समिति चुनाव सुधारों में संबंधित है, तो चुनाव सुधारों से संबंधित की बात करना चाहते हैं दिनेश गोस्वामी समिति होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, दिनेश गोस्वामी समिति होगा। क्लियर है। चलिए वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अशोक मेहता समिति आप लोग जानते हैं पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा था। वही बात करना चाहते सिंधवी समिति, सिंधवी समिति का संबंध लोकतंत्र एवं विकास के लिए था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था। चलिए किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर स्थान कर दिया था, तो नूर सुल्तान जो किया था कजाकिस्तान ने किया था। किसने किया था, कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स याद है कि कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। वही बात करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान का, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या, ताशकंद है। वही बात करना चाहते हैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, 2023 का जो थीम था याद रखिएगा, पाकिस्तान प्रदूषण का समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का पुनर्गठन में संबंधित था। तो अल्टीमेटली इसके बारे में आप लोगों को बताया था क्या होगा, पील आयोग था। क्या था, पील आयोग था। चलिए भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदार अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो इसके बारे में आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा हिंद महासागर में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946, नवंबर 1946 कर लीजिएगा। भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। अब भारत में कुल 108 राष्ट्रीय उद्यान होगा, नए भी जो है माधवन, जो कि मध्य प्रदेश के ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स याद है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना की बात करें ना, तो ये आप लोग का जो हुआ था 1977 में हुआ था। चलिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए इसको हटाइए। देखिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वह 51 का एम है। और फ्रेंड्स याद है मौलिक कर्तव्य जो ना भारतीय संविधान के संशोधन नंबर 42वां ए के तहत आया था, जो कि 1976 में आया था, 1976 में आया था। क्लियर है। और मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था, लेकिन 1976 में कितना लागू हुआ था, तो याद रखिए कुल 10 थे। क्लियर है। और एक आया था आप लोग का 2002 में जो कि एक था वो भी शिक्षा का अधिकार था। क्लियर है। चलिए ये भी क्वेश्चन को हटाइए, बस ये सब रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने, सब सारे क्वेश्चन को मैं वैसे करवा दिया था। क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं सब सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को मैं करवाने का प्रयास करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और रहेगा, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हटाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।